जी भाई। अब हमने माजी जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें हमने मुख्तलिफ लिक्विडिटी, परफॉर्मेंस और गियरिंग रेशियो, एफिशिएंसी रेशियोज को देखते हुए हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम रिपोर्ट को, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन किया था। अब उसके बाद हम कुछ मजीद इश्यूज पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बात यह है कि जब हमारे अकाउंट्स बन रहे होते हैं तो हमारे पास रूम अक्सर होता है कि हम अपने नंबर्स को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अप्रोच पे चलें। ये एक हर दूसरी एंटिटी का ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आज स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़े तो ये जो मैं स्टाफ को ट्रेन कर रहा हूँ इस पे मेरा खर्चा होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आज ही मेरा स्टाफ ट्रेन हो और कल से ही मेरा रेवेन्यू मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस सूरत हाल में होता यह है कि जब एक्सपेंडिचर होता है उस वक्त मेरे रेवेन्यू पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हमने लास्ट एग्जांपल देखी थी, एंटिटी क्राइसिस में थी, उसने प्लांट खरीदा था, उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रही थी। अब ये उसकी लॉन्ग टर्म अप्रोच थी। अगर उसको लेट्स सपोज आगे अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं तो ये उसकी लॉन्ग टर्म अप्रोच थी कि आज ही उसने इन्वेस्टमेंट कर ली। लेकिन अगर मैनेजर्स, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस शॉर्ट टर्म अप्रोच रखेंगे, जी वक्ती तौर पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट आएगी, इससे हमारे गोल्स, हमारे पर्सनल गोल्स मुतासर हो जाएंगे या हमारे एंटिटी के लिए ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो जब लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं रखेगी तो शॉर्ट टर्म अप्रोच में उसको प्रॉफिट तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन इन द लॉन्गर रन उसके प्रॉफिट्स, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का मसला हमेशा रहता है, एक ट्रेड ऑफ रहता है हमेशा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हम कॉस्ट अपनी सेव कर सकते हैं, जो कि हमें बड़ा ही आसान मेजर महसूस होता है। और इन द लॉन्गर रन हमारे पास हमें कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है और उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी आ जाती है। मैंने स्टाफ को ट्रेन किया, स्टाफ मेरे साथ रिटेन ही नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूंगा? तो ऑब्वियसली जहां पे इंसान थोड़ा महसूस करे कि इसमें थोड़ा रिस्की है हो रहा है, वहां पे वो फिर थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है। ये साइकी है ह्यूमन। अब जब हमारे एक तो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अप्रोच आपको बतानी थी कि ये भी हमारे क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जा सकता है कि जी ये कर रहे हैं एंटिटी तो बता दें, ये ऐसे करे कि ऐसे करे, या एंटिटी ने ये किया तो हमें कंसेप्ट होगी जी शॉर्ट टर्म अप्रोच और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखी जाती है। हम आगे इसको इन डिटेल भी देखेंगे। अब है एक और चीज हमें हमारा कोर्स बोलते बताता है, वो कहते हैं कि जी मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स में होता क्या है कि हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड क्या कहते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को यूज करते हुए अपने अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास ये रूम आ सकता है कि हम उसको इनकरेक्टली मैनिपुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक एंटिटी है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक एंटिटी है, आपसे बात करते हुए मुझे ख्याल आया उस एंटिटी में मेरा दोस्त ही हाल ही में सीएफओ लगा। तो वो एंटिटी क्या कर रही थी कि जैसे ही कस्टमर के पास कस्टमर का ऑर्डर आता था, जो कि अभी सेल नहीं हुआ, सिर्फ उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया है, उसी वक्त वो उसको प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते थे। तो अपने बुक से निकाला है इन्वेंट्री को और फॉरेन प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया। जबकि जिसने ऑर्डर किया उसने भी इन शराइत पे लिया कि जी इतने अरसे तक ये माल नहीं बिका तो मैं आपको दे दूंगा। चलो, वो तो खैर एक सब्जेक्टिव है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड कर जाता है। लेकिन अभी वो माल रिलीज ही नहीं हुए, 15 to 20 डेज का टाइम है, और मैंने उसको अपनी सेल रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा दिखा सकूं। इस किस्म के केसेस को हम एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू, हमने अपने पॉलिसीज को इस तरीके से अपनी अकाउंटिंग को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि मेरा रेवेन्यू ज्यादा हो जाए। या एक और काम हो सकता है, मैं अपनी कॉस्ट को डिले कर दूं। कॉस्ट को डिले कर दूं कि मैंने एक एक्सपेंस इनकर कर रहा था, मैंने उस एक्सपेंस को चार्ज ऑफ ही नहीं किया, मैं उसको प्रीपेड में लेके चला गया कि जी ये तो मेरी नेक्स्ट ईयर में मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, जब जो कि गलत पिक्चर है, गलत पोजीशन है। या अक्सर मेरा एक क्रेडिटर है, उसने मुझे पैसे नहीं देने, या मुझे लग रहा है कि जी उससे अब रिसीवेबल नहीं है, लेकिन मैंने अपने अकाउंट्स के अंदर उसको प्रोवाइड फॉर किया ही नहीं, उसका कोई प्रोविजन ही बुक नहीं किया, अभी वो मेरे लिए रिसीवेबल ही है। मैंने उसको राइट ऑफ या प्रोवाइड फॉर अगर करना था, उसका प्रोविजन बुक करना था, तो मैंने नहीं किया। ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, उससे क्या होगा, मेरे प्रॉफिट्स ओवरस्टेट हो गए। इसी तरीके से अक्सर औकात हम बिल्कुल वाइस वर्सा भी करते हैं प्रॉफिट्स को अंडरस्टेट करने के लिए, या कर सकते हैं। ऑल दो ये चीजें गलत हैं, लेकिन ये सारी चीजें
हमें मैन्युपुलेशन मैन्युपुलेशन के हमारे मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, जो एंटिटी कर सकती है या कर बहुत सारी एंट्रियां कर भी रही होती हैं। अब ऑब्वियसली इसलिए फिर ऑडिटर भी आता है ना कि वो सब ये देख सके कि जी उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है, उसने कोई प्रोविजन सही तरीके से बुक किया हुआ है, एक्सपेंसेस उसने मिस तो नहीं किए, रेवेन्यू में को उसने रेवेन्यू की उसकी पॉलिसीज ठीक है, उसके सिस्टम प्रोसेसेस ऐसे हैं कि रेवेन्यू प्रॉपरली बुक हो रहा है, ऐसा तो नहीं है एक तरफ इन्वेंट्री रखी बैठे एक तरफ उसने सेल भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके ये सारी जो चीजें हैं ये हम मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स के अंदर देख सकते हैं। सवाल में हमसे इसको भी वो अपने हो सकता है इसका भी थोड़ा फ्लेवर दे दे कि जी मैनिपुलेशन ऑफ रिजल्ट्स था या शॉर्ट टर्म अप्रोच थी मैनेजर की, तो आप बताएं अगर सही अप्रोच होती तो उसके रेशियोज कहाँ खड़े। अगेन वो क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो हमसे किस तरीके से बात करे। अच्छा, किस तरीके से हमसे सवाल पूछे। इसके बाद हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है, और वो है बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड ये है कि बिलमूम अब तक हमने जितने भी रेशियोज देखे हैं, वो एंटिटी में जो भी काम हो रहा है उस काम को उसने ट्रांसलेट किया प्रॉफिट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर के अंदर पीएनएल बनाया, बैलेंस शीट बनाई, और पीएनएल बैलेंस शीट को हमने फिर मुख्तलिफ रेशियोज की मदद से एनालाइज करके हमने देखा भाई आपने अच्छा किया या बुरा किया। लेकिन इस सारे काम में अगेन वही बात आ जाती है, शॉर्ट टर्म अप्रोच और लॉन्ग टर्म अप्रोच। हो सकता है मैंने इस साल अपने एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट कर दिया हो, या मैंने एक्सपेंसेस किए ही ना हो, कुछ अवॉइड किए हो जिसका मेरे लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। तो क्या ही मैंने एंटिटी के लिए सही किया? पता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मेरे जो मैनेजर्स हैं, दोज रिस्पॉन्सिबल टू गवर्न द एंटिटी, उनको मुझे ही टारगेट देना है ना कि जी आपने इतना प्रॉफिट करना है, आपने इतनी ग्रोथ शो करनी है। तो उनको मैंने टारगेट देने, तो उनको जो मैं टारगेट दूंगा वो जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल ही हो, उसमें बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल एलिमेंट भी मुझे डालने पड़ेंगे। हमने अपनी एग्जांपल ही लेट सपोज ट्रेनिंग से स्टार्ट की थी, बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। हमें सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना होगा। मेरा सिस्टम ही इतना स्लो है कि मेरे ऑर्डर प्लेस होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हो सकता है लोग जो है वो मेरे पास ऑर्डर प्लेस करने से अवॉइड करें, या जी इस एंटिटी में तो फायदा ही नहीं है, यहाँ तो टाइम ही इतना लग जाता है, या मेरे पास मेरा स्टाफ जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, या मैंने अपने सिस्टम्स को, अपने मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न को, अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या सर्विस इंडस्ट्री है, तो मेरे सर्विस स्टैंडर्ड्स इतने पुअर हैं कि मेरी सर्विस रिलायबल नहीं है। वट एवर द रीजन कैन बी। इसका हो सकता है शॉर्ट टर्म में मुझे फायदा हो कि अभी मेरी कॉस्ट बच रही है और मेरे रेवेन्यू स्टेगनेंट आ रहा है, लेकिन इन द लॉन्गर रन मुझे नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म का एक लॉन्ग टर्म के साथ ट्रेड ऑफ रहता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, अगर हम अपने मैनेजर्स को फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स साथ दें, तो जैसे ही उसको फाइनेंशियल टारगेट मीट हो रहा होगा वहां उसको नॉन फाइनेंशियल भी देखना होगा। उस बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू जब हम उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, एंटिटी की परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, तो हम रीजनेबल हद तक सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि हाँ भाई आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया और एंटिटी इन ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ग्रो कर रही है। अब बैलेंस स्कोर कार्ड में हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको चार हिस्सों में तोड़ देते हैं। सबसे पहले तो हमारा कस्टमर, कि हमारा कस्टमर किस चीज को वैल्यू करता है। अगेन दिस माइट नॉट बी ये फाइनेंशियल टारगेट नहीं होगा, हो सकता है इसमें कोई फाइनेंशियल का थोड़ा बहुत एलिमेंट आ भी जाए, लेकिन लार्जली ये फाइनेंशियल टारगेट नहीं होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरा कस्टमर किस चीज को वैल्यू करता है, ऑब्वियसली वो क्वालिटी को वैल्यू करेगा। हो सकता है मेरा कस्टमर जो मेरी टारगेट मार्केट हो, जिसे हम नैशे भी कहते हैं, वो क्वालिटी को फोकस ना करता हो, वो प्राइस को फोकस करता हो। होता है मेरे के बाजुकात, मैं जिस जिस मार्केट में एंट्री ले रहा हूँ उस मार्केट में चीप प्रोडक्ट ज्यादा चलती है क्योंकि वो लो इनकम मार्केट है। अब और हमारे यहाँ देख लें, आप कराची के रिहायशी हैं, तो हमारे यहाँ तारिक रोड के भी बाजार हैं, हमारे यहाँ डिफेंस डिफेंस क्लिफ्टन में भी बाजार हैं, हमारे पास लालू के और पापोश के भी बाजार हैं। तो ऑब्वियसली हर जगह मुख्तलिफ किस्म का कस्टमर आता है। अब अगर मैं डिफेंस क्वालिटी की चीज किसी ऐसे इलाके में रख दूं जहां पे इतनी क्वालिटी की डिमांड नहीं है, तो उसकी सेलिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो अगेन मेरा कस्टमर क्या चाहता है, कैसे चाहता है, इसका जानना हमारे लिए जरूरी है। और क्या उन उसके हिसाब से जो भी मेरे टारगेट्स हैं, क्या मैं उनको कंप्लाई कर रहा हूँ। मैंने अपने मैनेजर्स को वो टारगेट्स देने होंगे, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, अपनी प्राइस को रिड्यूस करो, अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करो, वो जो भी हमारा गोल हो उसके हिसाब से। इसी में कस्टमर से ही फिर अगली चीज आती है, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, कि मेरे अपने प्रोसेसेस में क्या इशू है, मेरी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, मुझे वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है डिलीवरी टाइम पीरियड में, या
मेरे इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस इतने इस किस्म के हैं कि जो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है या इफिशिएंट नहीं है। तो ये सारी चीजें मैटर कर जाएंगी। इसी तरीके से इनोवेशन एंड लर्निंग, जो कि हम पहले भी हमने जिक्र किया, मेरा स्टाफ ही ट्रेंड नहीं है, या मेरी स्टाफ मैनेजमेंट इस किस्म की है कि मेरे स्टाफ का टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है, तो ऑब्वियसली जिस वक्त तक उसका नॉलेज बनता है उस वक्त तक वो एंटिटी स्विच कर लेता है। तो मैं तो हमेशा ही एक लर्न सिखाने के प्रोसेस में ही रहता हूँ ना, वो मुझे डिलीवर कब करेगा सीखने के बाद। और फिर चौथा हमारा हमने बात ही फाइनेंशियल से शुरू की थी कि मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स, मेरी शेयर होल्डर वैल्यू के टारगेट्स, जो भी फाइनेंशियल मेरी परफॉर्मेंस के टारगेट्स होंगे मैं वो भी दूंगा। तो जब मैं ये सारे टारगेट्स अप्रेजल करते हुए अप्रेजल के लिए दूंगा, तो इनके अगेंस्ट जब वो परफॉर्म करेगा, उसको सिर्फ फाइनेंशियल को नहीं देखना, उसको नॉन फाइनेंशियल टारगेट्स को भी अपनी नजर में रखना। और ऐसा करके ही वो ऑब्वियसली उसका एक शेयर होगा, उसको हर हर टारगेट को एक वेटेज दी जाएगी। ये बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच है। और जिसने ये अप्रोच निकाली थी, प्रोबेबली जिसने ये बनाया था, उसका नाम भी कैप्लान ही आता था। आप कैप्लान की बुक से पढ़ रहे हैं तो इसमें तो खैर जिक्र नहीं है, लेकिन ये बैलेंस स्कोर कार्ड की अप्रोच का वन ऑफ द क्रिएटर जो है वो ये कैप्लान ही है। पूरा नाम मुझे याद नहीं है उसका। तो अब ये हम इस अगर सरसरी से गुफ्तगू थी, अब हम ये एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 देख लेते हैं, ताकि ये जो हमने अभी फुल थ्योरेटिकल डिस्कशन की है, इसको एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल में किस तरीके से हम जज कर सकेंगे, देख सकेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 देखते हैं। फास्टर पास्ता इज एन इटालियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट दैट स्पेशलाइजेज इन हाई क्वालिटी मॉडरेटली प्राइस्ड ऑथेंटिक इटालियन पास्ता डिशेज एंड पिज्जाज। अच्छा जी, वो रेस्टोरेंट है जो पिज्जा और पास्ताज वगैरह बेचता है। The restaurant has recently decided to implement a balanced scorecard approach and has established the following relevant goals for each perspective. Customer perspective जो पहला हमारी हेडिंग थी उसमें, to increase the number of new and returning customers, यानी एक तो नए कस्टमर आए और जो एक मरतबा खा के जाए वो भी दोबारा आए। अच्छा जी। तो और दूसरा है टू रिड्यूस, इसी में एक और भी ना रखा है, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। अच्छा जी। Internal business processes to reduce the time taken between taking a customer order and delivering the meal to the customer. अच्छा जी, यानी कि हम जो जाते हैं खाना खाने तो जो वेटिंग होता है, उस वेटिंग के टाइम को हमने कम करना है। टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, मेरा स्टाफ कम से कम छोड़ के जाए। इनोवेशन एंड लर्निंग, टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस। टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ अच्छा जी, टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस, यानी कि मेरी न्यू डिशेज जो मैं बनाऊं उसमें से मुझे रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ स्टाफ टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग भी उनकी मुझे बढ़ानी है। फाइनेंशियल टू इंक्रीज स्पेंड पर कस्टमर, मेरा रेवेन्यू पर कस्टमर, स्पेंड पर कस्टमर, मेरा रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ना चाहिए। और टू इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मेरे मार्जिन प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो भी बढ़नी चाहिए। चलें जी, ओके, ये तो थ्योरेटिकल हो गई सारी बातें। अब इन्होंने हमें एक्चुअल डाटा भी शायद नीचे दिया है। इसको देख के ही हमसे पूछेंगे कि इन्होंने गोल्स अचीव किए नहीं किए। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल फॉर द ईयर जस्ट एंडेड एंड फॉर द प्रीवियस ईयर। 2008 पहले दिया, 2009 बाद में दिया। इससे पहले हम सवालात कर रहे थे, उसमें प्रायर ईयर बाद में होता है, करंट ईयर पहले होता है। तो हमें ये एग्जामिनेशन में भी ख्याल रखना होगा कि ऐसा ना हो कि हम ये देख के चलेंगे जी कब उसमें कहाँ पे प्रायर ईयर दिया है, कहाँ पे करंट ईयर दिया है। कंक्लूजन वरना हमारा गलत हो जाएगा ना। टोटल कस्टमर्स ऑफ विच आर न्यू कस्टमर्स, 2008 में जी टोटल कस्टमर 11600, न्यू कस्टमर 4400, और ओल्ड और न्यू कस्टमर्स इस साल 4750, ऑफ विच एग्जिस्टिंग कस्टमर 7200 और दो अगले साल 7250। कस्टमर कंप्लेंट मेरी 464 से 840 बढ़ गई हैं। टाइम बिटवीन टेकिंग ऑर्डर एंड कस्टमर रिसीविंग मील, ये 4 मिनट से 13 मिनट हो गया, ये भी बढ़ गया है। परसेंटेज स्टाफ टर्नओवर 12% से 40% पे चला गया है। ये एक मेरे पास अलार्मिंग सिचुएशन है। 40% स्टाफ टर्नओवर। परसेंटेज टाइम स्पेंड ऑन ट्रेनिंग, ये 5% से 2% हो गया, मेरी ट्रेनिंग का टाइम भी कम हो गया। लेकिन मेरा ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो हुआ है, न्यू डिशेस का रेवेन्यू ग्रो हुआ है, ओल्ड डिशेस का रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन वेदर और नॉट पास्ता फास्टर पास्ता हैज अचीव्ड इट्स गोल। तो पहले हम गोल देखें और उसके हिसाब से साबित करें कि जी ये हमने अचीव किया ही नहीं किया। तो
ये हमने, लेट सपोज, सबसे पहले इनका गोल है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर्स। अच्छा जी, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, ये दोनों मेरे इंक्रीज हुए हैं, न्यू कस्टमर्स भी मेरे इंक्रीज हुए हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स भी मेरे इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, अब एक बात है कि जो मेरे रिटर्निंग कस्टमर, न्यू कस्टमर्स तो मेरे इंक्रीज हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरे न्यू कस्टमर्स हैव इंक्रीज बाय तकरीबन 350 न्यू कस्टमर्स हैव इंक्रीज बाय 350, और परसेंटेज टर्म में भी अगर हम करें 350 डिवाइडेड बाय 4400, तो ये बनते हैं 7.95%। 7.95% से मेरे न्यू कस्टमर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये मैंने, इसका मतलब मैंने ये गोल अपना अचीव किया है, मेरे न्यू कस्टमर्स बढ़ रहे हैं। अगला है न्यू एंड रिटर्निंग कस्टमर्स, जहाँ ये तो न्यू कस्टमर्स की बात थी ना, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब हम बात करते हैं रिटर्निंग कस्टमर्स की। तो मेरे रिटर्निंग कस्टमर्स ऑल दो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये 7200 थे, तो जिनको मैंने पहली मर्तबा यहाँ पर सर्व किया, ये भी तो अगले साल रिटर्निंग एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का पार्ट बन गया ना। अब ये 2009 में तो एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं, न्यू कस्टमर नहीं ना रहेंगे। इसके हिसाब से मेरे रिटर्निंग कस्टमर्स, अगर मैं कहूँ तो मेरे रिटर्निंग कस्टमर्स एक्चुअली में कम हो रहे हैं। लेकिन क्या मैंने अपने मैनेजर्स के अप्रेजल के लिए ये क्राइटेरिया रखा हुआ था कि ये जो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं, ये आपकी अगले साल की बेस में ऐड हो जाएंगे? अगेन, अगर मेरा यहाँ पर हमें एजम्पशन लेनी पड़ेगी कि ऐड हो जाएंगे या नहीं होंगे। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं न्यू कस्टमर लेके आ रहा हूँ, तो मैं उनकी रिटेंशन की तो कोशिश करूंगा ना। तो मैं दोनों एजम्पशन लेके काम कर सकता हूँ। सबसे पहले, मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स टोटल कितने बने इस साल? 7200 प्लस 4400, ये मेरे टोटल होते जो रिटर्निंग कस्टमर्स होते, जो जो कि अब बचे हैं 7250। तो मेरे रिटर्निंग कस्टमर्स में लास्ट ईयर के मुकाबले में तो इजाफा हुआ है, लेकिन ओवरऑल बेसिस में कमी आई है। इनके मेरे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मुझसे पहली मर्तबा खाना खाया, लेकिन वो वापस नहीं आए। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि जी मेरे ऑल दो रिटर्निंग कस्टमर्स हैव इंक्रीज versus last year. However, the overall, however, if new customers of last year are considered against performance evaluation, this number has reduced। अब ऑब्वियसली जो पहली मर्तबा खा रहा है, वो सारे के सारे तो दोबारा नहीं आएंगे, तो मेरा ये नंबर कम तो होना है। अगर ये कहूँ मैं कि ये मेरा नंबर कम नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर कम तो होना ही है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ये तो लॉजिकल हो जाएगा कि मैं बोलूँ कि जी ये पूरे के पूरे 7200 और 4400, ये 11600 कस्टमर जो है ये अगले साल आए ही आए। तो ऑब्वियसली मेरा सवाल क्लियर नहीं है इसमें, कि ये क्या कहते हैं। तो इन द एब्सेंस, मैं चूंकि मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, तो मैं चाहूँ तो मैं ये जो मैंने सेकंड लाइन दी है, इफ न्यू कस्टमर्स ऑफ लास्ट ईयर अगेंस्ट परफॉर्मेंस इवेल्युएशन दिस नंबर हैज रिड्यूस्ड, कि मैं ये हटा भी सकता हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास जो तीसरा है क्राइटेरिया, ये जो सेकंड गोल है, इन्होंने और भी कोई गोल दिया होगा। सेकंड गोल है मेरा जी, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स। तो रिड्यूस क्या होनी है, ये तो बढ़ रही हैं। तो माई कंप्लेंट्स हैव इंक्रीज बाय
840/464 - 1। तो मेरी जो कंप्लेंट्स हैं वो तो 81% से बढ़ गई हैं। मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा कि जी क्या मेरी ये कंप्लेंट्स, अगेन गोल मेरा जो था उसके अगेंस्ट मेरी कंप्लेंट्स क्यों बढ़ गई हैं, क्या वजूहत हो सकती हैं। ऑल्दो ये वजूहत हो सकता है कुछ नीचे ही इसे ही आ रही हो कि मेरी फूड क्वालिटी मुतासर हो रही है। एट अ ग्लांस हमने देखा था कि मेरा स्टाफ टर्नओवर बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो मेरा नया स्टाफ आ रहा है वो उसको मेरे प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर से यूज टू होने में टाइम लगेगा। उस दौरान मेरे कस्टमर को सफर करना पड़ेगा। वो इशू है। मैंने स्टाफ की ट्रेनिंग भी कम कर दी है, और इन द केस ऑफ इंक्रीज टर्नओवर, तो ऑब्वियसली इतना टर्नओवर बढ़ेगा तो मुझे ट्रेनिंग तो और बढ़ानी पड़ेगी ना। अब तो नया बंदा आ रहा है, उसको तो मुझे उन चीजों की भी ट्रेनिंग देनी है जिसकी मुझे एग्जिस्टिंग कस्टमर को शायद नहीं देनी पड़ रही थी। तो और उल्टा मेरी यहाँ पे परसेंटेज टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग कम हो रहा है। तो मुझे एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने अपने बैलेंस स्कोर कार्ड के जो गोल थे उसको अचीव नहीं किया। अच्छा, अब जो मेरा थर्ड है, इन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो है, जो थर्ड इनका गोल है वो है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस टू रिड्यूस द टाइम टेकन बिटवीन टेकिंग कस्टमर ऑर्डर एंड डिलीवरिंग द मील टू द कस्टमर। अब अगेन यहाँ देखिए, मैं परसेंटेज टर्म में बता तो सकता हूँ कि दिस टाइम है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, लेकिन ये ऑन द फेस ही नजर आ रहा है कि मेरे पास 9 मिनट का टाइम बढ़ गया है। तो अगेन इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे इसमें रेप्रिमेंट यानी कि इवेल्युएशन में भी इसको कंसिडर करना पड़े। तो हो सकता है कि इसमें मुझे कोई रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़े। क्या वजूहत है कि मेरा स्टाफ टर्नओवर भी बढ़ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड भी बढ़ रहा है, तो मेरी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ी। हो सकता है ये जो मेरी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स पड़ रही हैं, जो मैंने 81% ने कैलकुलेट किया है, इसमें बहुत सारी कंप्लेंट इसी चीज की होगी, जी ऑर्डर दिया हुआ है आधे घंटे से कोई आया नहीं, ऑर्डर दिया हुआ है 15 मिनट हो गए कोई आया नहीं। दीज थिंग्स डू मैटर। अब यहाँ पर इस एरिया में भी मैं लैग कर रहा हूँ। टू रिड्यूस द टाइम टेकिंग कस्टमर्स ऑर्डर डिलीवरिंग द मील टू द कस्टमर। अच्छा, टू रिड्यूस स्टाफ टर्नओवर, ये भी मैं कह सकता हूँ कि जी मेरा स्टाफ टर्नओवर बाय 28% इंक्रीज कर गए, जो कि नहीं था। उसके बाद इनोवेशन एंड लर्निंग टू इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम न्यू डिशेस। तो मेरी न्यू डिशेस से मेरा रेवेन्यू यकीनन बढ़ा है। हमने देखा था ओवरऑल रेवेन्यू मेरा जंप कर रहा है, मेरा रेवेन्यू न्यू डिशेस से बढ़ रहा है।